नमस्कार, मी सुवर्ण बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। एका महत्त्वाच्या बातमीने सुरुवात करतोय। औरंगाबादमध्ये राज ठाकरे यांची सभा होते आहे। त्या पार्श्वभूमीवर इम्तियाज जलील पोलीस आयुक्तांच्या भेटीला गेलेत असं कळतंय। औरंगाबादमधील घडामोडींना वेग आलेला आहे। भेटीनंतर संध्याकाळी ते माध्यमांशी बोलतील, त्यामुळे त्यांनी ही का भेट घेतली हे त्यानंतरच कळू शकेल। मात्र इम्तियाज जलील पोलीस आयुक्तांना भेटले। खरं तर पुण्यात राज ठाकरे पोहोचलेले आहेत। औरंगाबादेत उद्या सभा 1 तारखेला सभा आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादेत सभेची जोरदार तयारी झालेली आहे। त्याच्या पाठोपाठ शिवसेना ही सभा घेणार आहे असंही आज समोर येतंय। इम्तियाज जलील पोलीस आयुक्तांच्या भेटीला का गेले याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत आमचे प्रतिनिधी सिद्धार्थ गोदाम यांच्याकडून। सिद्धार्थ, काय सांगाल? औरंगाबादमध्ये राज ठाकरेंची जी सभा आहे त्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक घडामोडी घडताना आपण बघतोय, काय अपडेट? नाही, निश्चितपणे आता इम्तियाज जलील आतमध्ये गेलेले पोलीस आयुक्तांच्या केबिनमध्ये आहेत। मात्र ते राज ठाकरेच्या सभेविषयीच गेले असं आपल्याला आता म्हणता येणार नाही। मात्र ईदच्या पार्श्वभूमीवर खासदार इम्तियाज जलील दरवर्षी येऊन आयुक्तांना भेटतात, त्यांचं काय म्हणणं असतं किंवा ते त्या ठिकाणी मांडतात। मात्र 3 तारखेला ज्या पद्धतीनं मस्जिदीसमोर हनुमान चालीसा वाजवण्याचं जे काही राज ठाकरेंचं आव्हान होतं किंवा भोंगे खाली नाही घेतले तर हनुमान चालीसा बोलला जाईल, त्याविषयी सुद्धा ते बोलू शकतील। कारण यामुळं जे आहे औरंगाबादची कायदा सुव्यवस्था बिघडू शकते, त्यासाठी काही सूचना ते करत असतील किंवा आयुक्त त्यांना काही सूचना करतील। पण फक्त आपण हा दावा नाही करू शकत की राज ठाकरेच्या सभेच्या संबंधित ते ज्या ठिकाणी बोलतील, एकंदरीतच ते काय बोलतील किंवा काय त्या ठिकाणी चर्चा झाली हे आपल्याला आता सांगता येणार नाही। मात्र इम्तियाज जलील बाहेर आले की त्यांची आलेले आहेत। इम्तियाज जलील बाहेर आलेले आहेत, आता ते खाली सगळ्यांना बोलतील। एकंदरीतच इथे बघतो की काय कशाच्या संबंधी त्यांची बोलणं झालेले हे सांगू शकत नाही। मात्र ते सगळे एकत्रित खाली बोलतील। हा, सुवर्ण त्यांनी आता सांगितलं की खाली ते सगळ्यांना एकत्रित बोलतील, त्यामुळे 1-2 मिनिटांमध्ये नक्की सिद्धार्थ, ही थेट दृश्य तुझ्या माध्यमातून आम्हाला आणि आपल्या प्रेक्षकांना दिसतायत। एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आहेत ही। राज ठाकरेंनी सभेच्या पूर्वी पोलीस आयुक्तांची क्षमा करा, इम्तियाज जलील यांनी राज ठाकरेंच्या सभेआधी पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली आहे। पण ती कोणत्या कारणासाठी घेतली आहे हे काही क्षणामध्ये आपल्याला कळेल। पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या काही क्षणापूर्वी ते बाहेर आलेले आहेत आणि खाली उतरून पोलीस आयुक्तालयाच्या बाहेर ते प्रसार माध्यमांशी बोलतील। आमचे प्रतिनिधी सिद्धार्थ गोदाम त्याच ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यामुळे इम्तियाज जलील काय प्रतिक्रिया देतात हे पुढच्या काही सेकंदांमध्ये आपल्याला कळेल। प्रसार माध्यमांशी ते बोलतील आणि तेव्हा स्पष्ट होईल की नेमकं ते कशासाठी पोलीस आयुक्तांना भेटायला आले होते, नेमकी काय काय कारण होती, काय सूचना किंवा काय म्हणणं इम्तियाज जलील यांनी पोलिसांकडे मागितले। ही थेट दृश्य आपण बघतोय। आमचे प्रतिनिधी सिद्धार्थ गोदाम त्यांच्या सोबत आहेत आणि खाली उतरल्यानंतर लगेचच इम्तियाज जलील प्रतिक्रिया देतील। इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबादमध्ये होणाऱ्या सभेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली आहे, पण ईदच्या निमित्तानं सुद्धा दरवर्षी ते पोलीस आयुक्तांना भेटतात असंही आपले प्रतिनिधी सांगत होते। बघा, पुढच्या काही क्षणामध्ये इम्तियाज जलील प्रसार माध्यमांशी संवाद साधतील। सुवर्ण निश्चितपणे आता या ठिकाणी बोलतील। ते या ठिकाणी ते नेहमी बोलत आलेले आहेत आणि इम्तियाज जलील आता सर्व प्रतिनिधींना एकदाच बोलतील। कारण यामध्ये महत्वाची गोष्ट मी जसं आधी बोललो की नाही, सगळ्यांसोबत बोलू आपण काय पण की भोंग्याचा विषय असेल किंवा ईद संबंधीच्या ज्या सगळ्या गोष्टींचा विषय असेल त्या संबंधी ते बोलू शकतात। मात्र नेमकं काय बोलतील हे आपल्याला आता सांगता येणार नाही। मात्र त्यांची ही भेट राज ठाकरे असतील, ईद असेल किंवा भोंग्याच्या विषयी जवळ असल्यामुळं कदाचित त्यांना त्यांच्या सर काय मीटिंग झालेली आहे, काय बोलणं झालं? देखिए, ये हमारे औरंगाबाद की, महाराष्ट्र की संस्कृति है, तहजीब है कि हम भी कोई त्यौहार जब मनाते हैं तो सब साथ में मिलकर मनाते हैं। मैं आज औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब से मिलने के लिए आया था और उनसे यही बात के ऊपर चर्चा की कि हमारी मदद कैसा चाहिए करके आप बताइएगा कि हम किस तरह से
हमारे ये शहर के अंदर शांतता बनी रहे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारी कुछ मदद लगती है तो आप हमें बताइएगा करके। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। दूसरी बात ये है कि राज ठाकरे साहब आने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है, और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर, करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर मुसलमान साल भर इंतज़ार करता है, और पिछले 2 साल जो कोरोना की वजह से किसी का भी त्यौहार अच्छे तरीके से हम मना नहीं सके हैं, कारोबार बराबर से हो नहीं सका है। आज बहुत सारे दुकानदारों ने माल भर कर रखा हुआ है, और वो किसी एक जाति के नहीं है, सभी जाति धर्म और मज़हब के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अपने कारोबार की फिक्र है कि क्या होगा करके। तो मैं औरंगाबाद के ज़िले की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर अगर चाहे तो ये शहर की जो एक परंपरा है वो हम साथ में आगे भी उसको लेकर जा सकते हैं। ये सही बात है कि 99% लोग जो है वो शांति प्रिय होते हैं, वो पीस लविंग सिटीजन्स होते हैं। 1% है जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ हंगामा हो करके। अब ये जिम्मेदारी पुलिस की है, और हमें पूरा पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो जो 1% है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और मजहब या किसी भी राजनीतिक पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हो, इनको कंट्रोल करने के अंदर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। हमको इतना पूरा विश्वास है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जो सियासत करने के लिए आए हैं वो सियासत करे, और जो इबादत करना चाह रहे हैं उन्हें इबादत करने दे। तुम्हाला का भीती वाटते की औरंगाबादचं वातावरण बिघडेल? देखिए, मेरा नहीं है। मुझे आज बहुत सारे छोटे मोटे दुकानदार, जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी दुकानों के अंदर माल भर कर रखा हुआ है, और वो सभी जाति के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि साहब कुछ होगा क्या। तो हम उनको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, और हम ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि आप पुलिस से ज़्यादा यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये शहर सबका शहर है। भोंगा उतरवण्याची 3 तारखेचं अल्टिमेटम आणि त्यानंतर 1 तारखेची सभा MIMची, कसं बघता या सगळ्याकडे आणि अल्टिमेटमवर तुमची प्रतिक्रिया? देखिए, इसके बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पूरे अच्छी तरीके से खुलासा कर दिया है। अब हम ये मुद्दा जो है, ये मुद्दे को हम चाहेंगे कि सरकार, पुलिस, प्रशासन जो है वो उसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहे। जो कानून है वो कानून हमारे लिए कोई अलग नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो उस आदेश का पालन होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं उसमें, लेकिन ऐसा जोर जबरदस्ती से ना करे तो मेरे हिसाब से, वरना इसका कोई अंत नहीं रहेगा। ठाकरेला ज्या छठी आरती सांगितल्या, राज ठाकरेच्या बाबत एक पत्रक तुम्ही काढलेलं काय होतं. सांगाल? हिंदुत्वाचा मुद्दा ते उचलतायत त्या सभेत. देखिए, मेरा यही कहना है कि ये मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों को भी और मुसलमानों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मामले हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो देख रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि हिंदुत्व की रक्षा सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है। तो इसके अंदर 3 पार्टियां जो है वो मैदान में उतरी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ शिवसेना है, और तीसरी तरफ ये मनसे है। अब ये तीनों के अंदर ये होड़ लगी हुई है कि सबसे ज़्यादा हिंदुओं की रक्षा करने वाला, हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा मानने वाला, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला कौन सी जमात है। तो ये तीनों के अंदर आपस में कंपटीशन है, और जब मैदान के अंदर उतरे हैं तो इन्हें एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए, एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए कि जिसको है तो वो पंच करते रहे। और वो पंचिंग बैग जो है वो तीनों के लिए है तो मुसलमान है, कि उनके मस्जिद को कभी टारगेट करो, मुसलमानों को कभी टारगेट करो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को समझते हैं, तो अब लोग ना बहकावे में आएंगे, ना किसी तरह के कोई भड़काव उसके अंदर आने वाले हैं। लोग समझ गए हैं कि नुकसान अगर किसी का होता है तो गरीब का ही होता है। तो अब मुद्दे अपने अपने पॉलिटिकल इसके हिसाब से जिसको जो जैसा उठाना है उठाएंगे। एक पत्रक काढलेलं होतं. सध्याच्या काळामध्ये औरंगाबादमध्ये मैं औरंगाबाद के खासदार की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे 1% भी कोई चिंता नहीं है। और मैं औरंगाबाद की जनता को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके मन में अगर कोई डर है, कोई आपको ऐसा चिंता व्यक्त हो रही है आपको, तो बिल्कुल वो मन से निकाल दीजिएगा। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी का एक लीडर है, वो आ रहा है अपना एजेंडा लेकर, अपना भाषण देने के लिए उसके अंदर, लेकिन उसको इतना संजीदगी से मत लीजिएगा कि कल के दिन हम आपस में आमने सामने हमारे बीच में कोई मनमुटाव हो जाए करके। तो कहीं पर भी कोई चिंता नहीं। हाँ, चिंता कुछ दुकानदारों को जरूर है
कुछ कारोबारी करने वालों को जरूर है कि जिनको ऐसा लगता है कि साहब 3 साल के बाद है तो मेरा धंधा अब पनप रहा है, और रमजान के आखिरी के जो दिन होते हैं, 3-4 दिन जो होते हैं, उसी वक्त के अंदर है तो पूरा कारोबार है तो बढ़ता है, लोग आखिरी वक्त में ही खरीदने के लिए जाते हैं, तो उन्हें वो चिंता सता रही है। लेकिन उनको भी हम आश्वासन देना चाहते हैं कि ऐसा कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। औरंगाबाद की संस्कृति, औरंगाबाद की तहजीब को हम आगे इसी तरह से लेकर जाएंगे। पत्र काढलेलं होतं निमंत्रण तुम्ही. जाऊन देणार आहात का हेच माध्यमांच्या माध्यमातून निमंत्रण असेल काय? तुमचं? इफ्तारचं निमंत्रण जे तुम्ही राज ठाकरेंना दिलं की तुम्ही या आमच्यासोबत बसा इफ्तार करू म्हणून, तर ते निमंत्रण तुम्ही भेटून देणार आहात त्यांना कुठल्या देखिए, मैं आपके जरिए उनको कहना चाह रहा हूं कि हमारा मजहब भी ये कहता है, हमारी तहजीब भी ये कहती है कि वो हमारे मेहमान है। अगर वो आ रहे हैं यहाँ पर तो आप सभा में जाने से पहले हमें बताइएगा कि हम सब साथ में मिलकर है तो आप स्टेज पर जाकर आपको जो बोलना है आप बोलिएगा उसमें है? लेकिन हम दुश्मन नहीं है। आपकी अलग राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, हमारी अलग राजनीतिक पार्टी का, दूसरों की राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है इसके अंदर। तो आपके जरिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि आप आइए, हमारे साथ इफ्तार करिएगा, उसमें हम सब साथ में मिलकर करते हैं। नाही त्यांच्या बदललेल्या अजेंड्यानुसार कोणाला काही वाटतंय, पोलीस इतका पाऊस फाटा लावतोय, वातावरण बिघडत कसं चाललंय बघितलं, आणि काय कुठलं म्हणजे काही तर देखिए, ये तो पुलिस ही अच्छी तरीके देखिए ये पुलिस ही अच्छी तरह से बता सकती है कि उनके पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स है क्या नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस कमिश्नर को सिर्फ ये विश्वास दिलाने के लिए आया था कि हाँ, आपको हमारी अगर किसी जरूरत है तो हम आपको बिल्कुल पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। तुम्ही एक पत्र काढलेलं होतं ज्यामध्ये तुम्ही असं म्हटलेलं होतं. इफ्तारचं निमंत्रण देताय, पण मनसेच्या नव्या अजेंड्यामुळं महाराष्ट्रभरातील मुस्लिम मनसैनिक ते मनसेला सोडून गेलेले आहेत. आता तुमच्या इफ्तारचा स्वीकार करतील का, निमंत्रणाचा स्वीकार करतील का? देखिए, मैं एज अ खासदार मैं कई जगह के ऊपर कई जगह पे है तो दिवाली के मुबारकबाद देने के लिए जाता हूँ, दिवाली के फराड़ खाने के लिए जाता हूँ। तो मेरी भी ये वो है कि आप भी आइए करके। मैं तो अब एक लेटर है तो हमारे जितने भी शिवसेना के, मनसे के जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये भी लिखकर दावत दे रहा हूँ कि ईदगाह के अंदर जब नमाज हो जाती है तो सभी लोग आते हैं, आप लोग नजर नहीं आते हैं। मैं आपको इस बार दावत दे रहा हूं कि ईदगाह की नमाज के बाद जब सभी लोग मुबारकबाद देने के लिए आते हैं तो आप लोग भी आइए, वहां पर हम आपका इस्तकबाल करेंगे और एक अच्छा संदेश जाएगा उसमें। तुम्ही एक पत्र काढलेलं होतं आणि ज्यामध्ये सगळ्यांना आवाहन केलं होतं की एमआयएमच्या विरोधात तुम्ही बोलू नका. आणि आता या ठिकाणी तुमची एवढे तुम्ही शांत का होते आणि आता काय भूमिका आहे? मेरा देखिए, मेरा यही था कि मैंने सही बात है कि ये मेरे लेवल के ऊपर मैंने डिसीजन लिया था, वरना किसी चैनल ने ये चलाया था कि मतलब ओवैसी साहब ने, ऐसा कोई ओवैसी साहब का उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं थी, बल्कि मैंने ही ये डिसीजन लिया था क्योंकि हम आखिर में, मेरी और आपकी, हमारी सबकी ये कोशिश होना चाहिए कि साहब कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ा ना जाए, कोई गलत बात कर डाले, उसमें मीडिया किस तरह से उछालती है आपको भी मालूम है। तो मैंने अपने तौर के ऊपर ये डिसीजन लिया था कि महाराष्ट्र के अंदर किसी ने भी इस ताल्लुक से है तो कोई बात नहीं करना चाहिए करके, और उसका पालन हुआ। बरं, हे औरंगाबाद ही प्रयोगशाळा आहे का? कारण की काही दिवसानंतर आता उद्धव ठाकरेंची देखील सभा होणार आहे, हिंदुत्वासाठी ही प्रयोगशाळा झाली आहे. देखिए साहब, पहले भी ये होता रहा है, जब भी इलेक्शंस आते हैं हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने एजेंडा के हिसाब से मैदान के अंदर उतरती है। अब हो सकता है कि इनके जाने के बाद कोई और आएगा, उनको भी हम दावत देंगे, आइए साहब बैठें करके उसमें। लेकिन ये है कि सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब ने किस तरह से इस शहर के अंदर जो एक भाईचारगी का माहौल है, एकता का जो माहौल है, उसको खराब नहीं होने देना चाहिए, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। राजकारणासाठी औरंगाबाद हे सेंटर होतंय का, तसा करण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? कारण प्रत्येक पक्ष औरंगाबाद इथून सुरुवात करतो आहे आणि आता सुद्धा असं सांगितलं जातं की शिवसेना ज्यावेळेस 20-30 वर्षापूर्वी सुरू केली होती तिथं मनसे सुरू करतंय हिंदुत्व मोठं करण्यासाठी। देखिए, किस किस की क्या क्या सोच है इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि औरंगाबाद को अगर सब जने अगर टारगेट कर रहे हैं तो औरंगाबाद में आने से पहले औरंगाबाद की संस्कृति, औरंगाबाद की तहजीब और औरंगाबाद का जो माहौल है उसके बारे में भी समझ लेना चाहिए। एक शेवटचा एक प्रश्न आणखी. एमआयएमची पण सभा असेल एखादी? देखिए साहब, जब भी हमारी सभा रहेगी हम कभी भी किसी दूसरे धर्म के ऊपर हम कभी भी है तो उंगली नहीं उठाएंगे, उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल डिफरेंसेस का हम बता सकते हैं,
हम शिवसेना के खिलाफ है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हम धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। ये आपको हम ओपन चैलेंज करके बता रहे हैं कि हमने कभी भी हमारी सभाओं के अंदर हम किसी जात और धर्म के ऊपर हमने ये नहीं कहा है। इसके अंदर हम हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर जो पॉलिटिकल जो इंडिफरेंस इतने सालों के साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने किया है, हमने उसको हाईलाइट किया है और इसके अंदर कोई गुनाह नहीं किया है हमने। जो हकीकत है, दोन भावांच्या आवाज कमी करण्यासंदर्भात काही मुस्लिम संघटना आणि मुस्लिम धर्मगुरूंनी सुद्धा सकारात्मकता दर्शवलेली आहे, त्याबद्दल काय वाटतं तुम्हाला? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर समझ लीजिएगा कोई अगर आगे आ रहा है तो बिल्कुल इसको वेलकम करना चाहिए। और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है साहब। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट का पालन होना चाहिए, लेकिन वो जजमेंट का पालन करने के लिए जो एजेंसीज है वो एजेंसीज ने आगे आना चाहिए, वरना कल के दिन ये होगा साहब कि अब मैं तय करूंगा कि क्या होने वाला है करके। हाँ? तो अगर यही सब अगर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तौर के ऊपर अगर ये तय करने लगे तो इसका कोई अंत नहीं रहेगा। हमारा अगर विश्वास पुलिस के ऊपर नहीं है, आप जब ये करते हैं तो एक मैसेज देते हैं कि मुझे यहाँ की पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे यहाँ की न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है कि हम ये मैटर अच्छे तरीके से हम अटीशर्तींमध्ये एक अट लावलेली आहे की आवाजाची अट घातलेली पोलिसांनी 55 डेसिबलची निवासी ह्याच्यामध्ये, आणि भोंगे काढण्याचा विषय डेसिबलवरच आहे। आता जवळपास 1 लाखाचा दावा ते करतात, 55 डेसिबलमध्ये ते लोकांना त्यांचं भाषण ऐकू जाईल का? त्या आवाजाची मर्यादा पाळली जाईल का? देखिए, अब जो भी है उसमें पुलिस ने अपना रोल अदा कर दिया है कि साहब ये कंडीशंस हम आपको दे रहे हैं करके, और ये कंडीशंस की हमको भी बहुत आदत हो चुकी है कि जब भी हमारी सभा होती है तो हमको भी बहुत सारे कंडीशंस दिए जाते हैं करके उसमें। अब वो सभा होगी, उसके अंदर हम सिर्फ लोग जितने भी आ रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि आवाज आप मोजला आइए। का सभेचा आवाज किती होता? अब ये देखिए, ये पुलिस के ऊपर है कि जिसने है तो ये कंडीशन इम्पोज किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो करे करके। खूब खूब धन्यवाद। और आपको नाही, एक शेवटचा प्रश्न आहे। दोन भावांच्या मध्ये भरडलं कोण जात आहे? दोघंही हिंदुत्व श्रेष्ठ कोण हे देखिए, सांगितलं आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। दो नहीं है इसमें, इस मैदान के अंदर 3 खिलाड़ी है। एक भारतीय जनता पार्टी है, एक मनसे है और एक शिवसेना है। ये इनकी आपस के अंदर ये जो चल रहा है कि साहब सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं, सबसे बड़ा हिंदुओं की रक्षा करने वाला मैं हूं, तो ये वो लड़ाई के अंदर इनको एक पंचिंग बैग चाहिए। इनको कोई तो भी एक मोहरा चाहिए जिसके साथ खेल सके, जिसको बोलकर है तो हम बड़ा बन सके है करके। तो कभी मस्जिदें उठा लो, कभी शहर के नाम के ऊपर निकाल लो, कभी जात धर्म निकाल लो, और यही करते करते ये पंचिंग बैग इम्तियाज जलील